जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, अगर आप भी क्लास 8 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से बच्चों आज हम लोग उन सभी 50 MCQ प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आप लोग को फरवरी के जो एग्जाम है उसमें से आप लोग को हूबहू देखने को मिलेगा। इस वीडियो को अगर आप लोग अंत तक देख लेते हैं तो निश्चित है यहाँ से आप लोग जो एग्जाम आने वाला है बच्चों उसमें से आप लोग 50 में से 45 प्लस स्कोर करके आओगे। ठीक है, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न हूबहू आप लोग को एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से उन्हीं प्रश्नों को करवाया जाता है बच्चों जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक भी प्रश्न आप लोग को ऐसा नहीं लगेगा कि जो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न जो है एकदम मैं उन अपने से सिलेक्ट करके लाया हूँ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर हमारे चैनल में आप पहली बार आए हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए बेटा, ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और इसकी जानकारी आप हो। तो बच्चों, जैसे कि पता है कि आप लोग को जो है 28 फरवरी, ठीक है, से शायद बढ़ा करके 6 मार्च तक आप लोग को एग्जाम को कर दिया गया है। तो 6 मार्च में आप लोग का एग्जाम है बच्चों और समय आप लोगों के बीच है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सरकारी विद्यालय के भरोसे होते हैं और वो पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चे अगर जो आप तैयारी नहीं कर पाए हैं तो इस वीडियो को देखिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। निश्चित मैं भरोसा दिलाता हूं कि आप लोग अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे, क्योंकि हम उन्हीं प्रश्नों को करवाएंगे अभी जो लास्ट जो 15 से 20 दिन बचा हुआ है। ठीक है, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारे के सारे प्रश्न आप लोग को एग्जाम में भिड़वा दूंगा, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, और चलिए, कह रहा है बच्चा कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी। हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी बेटा। तो याद रखना 1972 से लेकर के 73 के बीच में किया गया था। ठीक है, तो क्या पे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है बेटा, यानी जिसको हम लोग बी कहेंगे, वो बिल्कुल यहाँ पे सही के हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की है। तो आप लोगों ने कल पढ़ा होगा कि सर्वप्रथम कोशिका, ठीक है, कोशिका क्या है बेटा। तो कोशिका जीवों की जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है उनको हम लोग कोशिका कहते हैं। ठीक है, आप लोग से पूछ लिया जाएगा कि जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो बेटा याद रखना कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज सर्वप्रथम जो है 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया। अब सच ये था बेटा कि जब 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया तो ये जो कोशिकाएं थी वो मृत थी। कैसी थी, मृत की। तो आप लोगों को चकमा देने के लिए पूछ सकता है कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने किया। तो जीवित कोशिका की खोज बेटा 1674 ईस्वी में ल्यूवेन हॉक ने किया था। किसने किया था बेटा, तो याद रखना ल्यूवेन हॉक ने किया था। ठीक है, अब जो कोशिका होता है, कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया गया बेटा। तो जिस जीव में एक ही कोशिका पाया जाता है उसे एक कोशिकीय जीव को कहा गया। ठीक है, कि एक कोशिकीय जीव जिस जीवों का निर्माण अनेक कोशिकाओं के मिलने से हुआ है उनको हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय जीव। और बहुकोशिकीय जीव अगर आपसे पूछ लिया जाए तो गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, ये सारे के सारे क्या है बेटा, तो बहुकोशिकीय जीव है। अगर एक कोशिकीय जीव की बात करें तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीव है। अब इनको छोड़ करके बाकी जितने जीव है आज रख लेना बेटा, ये सब क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, आप लोग कई बार पूछा जाता है हाइड्रा, तो हाइड्रा बेटा क्या है, तो हाइड्रा एक बहुकोशिकीय जीव है, ना कि एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर हाइड्रा किस प्रकार का जीव है। तो हाइड्रा जो है बेटा बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव है। और हाइड्रा में जो जनन की क्रिया होती है वो मुकुलन विधि द्वारा होता है। ठीक है, मुकुलन विधि द्वारा होता है। जबकि अमीबा में जो जनन की क्रिया है बेटा वो द्विखंडन विधि द्वारा होता है। द्विखंडन का मतलब होता है कि ये 2 भागों में बंट जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो कह रहा है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था, तो आप लोग यहाँ देखिए रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, चलिए, अगला अगला कह रहा है कि एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। आप लोगों ने पढ़ा है बेटा कि ऐसी कौन सी मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम। आप लोगों ने पढ़ा है ना बेटा, सोडियम। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सभी ऐसे धातु होते हैं जो काफी मुलायम होते हैं जिसको हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं। यहाँ पे आपका बेग क्या दिया है बेटा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सोडियम। ठीक है, तो सोडियम क्या हो जाएगा, सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। अब सोडियम है बेटा,
ये काफी अभिक्रियाशील धातु है। क्या है? काफी अभिक्रियाशील है। ये तुरंत वायु से अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए इसको कहाँ पे रखा जाता है? तो इसको केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। आप सभी याद रख लेना बेटा, ठीक है। क्यों रखा जाता है? तो कहोगे बेटा कि जो सोडियम होता है वो काफी अभिक्रियाशील होती है, तुरंत ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके स्वतः जलना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो से उत्तर सोडियम। सोना जो है बेटा, इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। किसका उपयोग जो है? आभूषण। आभूषण नहीं समझ रहे हो बेटा? आभूषण का मतलब होता है जो गहना वगैरह नहीं देखते हम लोग घर में, माताएं बहनें लोग जो पहनती है, सिकरी वगैरह, कान वगैरह, ये सब वाला, ठीक है। तो ये सब क्या है? आभूषण है। अब बेटा सवाल उठता है कि आखिर सर सोने का ही क्यों बनाया जाता है? हम लोग बना लेते हैं लोहे को, एल्यूमिनियम का बना लेते, तांबा का बना लेते, सस्ता होता। नहीं बेटा, सोना जो है वो सोना जो है क्या है कि ये सबसे कम अभिक्रियाशील है। सबसे कम अभिक्रियाशील है। ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। अब सबसे कम अभिक्रियाशील होने से क्या मतलब है? ये भी तो आप लोग पूछ सकते हैं सर, इससे हमको क्या लेना देना? बेटा है। अब समझिए, सबसे कम अभिक्रियाशील मतलब ये किसी से कोई अभिक्रिया ही नहीं करता है, जिस कारण से जो है ये संचरित नहीं होता है बेटा। ये संचरित नहीं होता है। संचरित नहीं होने का मतलब क्या है? तो संचरित नहीं होने का मतलब है बेटा, ये ह्रास नहीं होता, यानी कि इसमें जो होती है उनकी चमक जो होती है लंबे समय तक बनी रहती है, नष्ट नहीं होती है। जिस प्रकार आप लोग लोहे में देखे होंगे ना कि लोहे की कुछ दिनों तक छोड़ दिया जाता है तो इसमें जंग लग जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है कि इसमें जो क्वालिटी होता है बच्चा, इसमें गुणवत्ता में क्या बोलते हैं, इसको कमी आ जाती है। लेकिन जो सोना है बेटा, उसमें किसी प्रकार का कोई संचरित नहीं होता है और इसकी चमक जो है लंबे समय तक बनी रहती है, ठीक है। चलिए अब समझे यहाँ पे पारा। अब पारा क्या है बेटा? पारा एक धातु है। पारा एक धातु है, एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर बेटा द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो आप लोगों ने देखा होगा बेटा थर्मामीटर, कि डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, थर्मामीटर लगाते हैं, उसमें से एक देखना चमकीला पदार्थ होगा पानी जैसा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पारा कहते हैं, ठीक है। चलिए पारा, अब समझिए बेटा, पारा जो है, पारा का यस्क का क्या नाम है? तो पारा का यस्क का नाम है सीनेबार। याद रखना, सीनेबार, ठीक है, सीनेबार। तो एक साथ हम लोगों ने कई प्रश्न को देखा, एक साथ साथ कई प्रश्न को देख रहे हैं, मतलब यहाँ 50 क्वेश्चन नहीं बेटा, कहिए कि आप लोग 50 चुके 200 लगभग प्रश्न को हम लोग देखेंगे, क्योंकि सारे प्रश्न जो होता है उनको हम लोग खंडन करने वाले। अब समझिए यहाँ बेटा चांदी, तो चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध वाला धातु है। सबसे अधिक आघातवर्ध धातु है। आघातवर्ध धातु है। तो बेटा आघातवर्ध का मतलब क्या होता है? तो धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित करने के गुण को क्या कहते हैं? तो आघातवर्धनता कहते हैं। तो सबसे अगर अधिक आघातवर्ध धातु की बात करें तो बेटा याद रखना चांदी। अगर सबसे अधिक तन्य धातु की बात करें तो बेटा याद रखना सोना। क्योंकि सोना इतने तन्य होते हैं, ठीक है, कि 1 ग्राम सोना से लगभग बेटा 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। कितने? 2 किलोमीटर लंबी तार इसको खींच सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोगों ने 4 ऑप्शन को देख लिया, ठीक है। इसलिए मैं भरोसा दिलाता हूं कि एग्जाम में इसे बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि 10 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चा, तो कम से कम हमको इतना अनुभव हो गया कि किस टाइप के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऐसी धातु है जिनकी विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? तो बेटा आप लोगों ने देखा होगा क्रोमियम। क्या हो जाएगा? क्रोमियम। आप लोग को देखे साइकिल या फिर गाड़ी देखे होंगे 2 चक्का वाहन वाला, तो जो हैंडल होता है बेटा, तो इसके जो पहिए की जो रिम होता है देखना चमकदार होता है, चमकदार होता है ना। इसमें जल्दी से क्या होता है कि ये जंग नहीं लगता है, उनकी चमक जो होती है लंबे समय तक बनी रहती है। क्यों? क्योंकि बेटा ये क्रोमियम की परत चढ़ जाती है। अब सवाल होता है कि सर जब क्रोमियम की परत जो है इतनी अच्छी होती है तो इसकी पूरी साइकिल ही क्यों नहीं बना दी जाती? नहीं बेटा, ये जो होते हैं काफी महंगे होते हैं। अगर पूरी इसकी अगर परत चढ़ा दिया जाएगा तो ये काफी महंगे हो जाएंगे, जिसे खरीद पाना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा गरीबों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रोमियम। तांबा। तांबा का उपयोग कहाँ पे किया जाता है बेटा? तो तांबा का उपयोग जो विद्युत जो होता है, विद्युत तार, इसके निर्माण में किया जाता है, ठीक है। एल्यूमिनियम, ये भी सबसे सस्ता है जिसको विद्युत तार के रूप में प्रयोग किया जाता है। अभी आप लोगों ने घर में देखा होगा लंगा तार टाना हुआ, ठीक है, ये किसका किया जाता है? एल्यूमिनियम। संचरीय रोगों का सबसे मुख्य कारण क्या है? संचरीय रोग का मतलब क्या होता है बच्चों? कि एक लोगों से दूसरे लोगों तक फैलने वाले जो रोग होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? संचरीय रोग कहते हैं। तो चींटी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी और घरेलू मक्खी।
अब जो संचरीय रोग होता है बेटा, ठीक है, तो संचरीय रोग का फैलने का जो मुख्य कारण होता है वो घरेलू मक्खी होता है। इसलिए घरेलू में क्या होता है, आप लोग देखे होंगे काफी मक्खियां भिनभिनाती हुई नजर आती है। इसलिए घर में जब भी खाना खाते हो बच्चों, ठीक है, या तो फिर खाना जो है आप लोग घर में देखे होंगे कि खाने से 2 घंटा पहले या तो 5 मिनट पहले, 2 घंटे पहले खुले छोड़ दिया जाता है। तो खुले कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें मक्खियां जो है बैठती है, और ये जो मक्खियां होती है कई स्थानों में बैठी हुई होती है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे भोजन को जो ये दूषित कर देती है। निम्न से कौन सा जंतु जरायुज है? अब समझिए बच्चों, जंतु को जरायुज और अंडपरजक, इसमें दोनों में बांटा गया। अब ये जरायुज क्या होता है? तो ऐसे जीव जो सीधे बच्चे को जन्म देता है, अंडा नहीं देता है, उसको हम लोग जरायुज कहते हैं। और जो अंडे को जन्म देता है उसको हम लोग अंडपरजक कहते हैं। अब समझिए इसमें से कौन है जो अंडे नहीं देते? मुर्गी बेटा अंडा तो देता है ना, ठीक है। कौवा भी तो अंडा देता है, बतख भी अंडा देता है। तो यहाँ पे मनुष्य को कभी अंडा देते हुए देखा है क्या? नहीं ना। तो मनुष्य क्या करता है बच्चा? तो मनुष्य जो है वो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। किसको? तो सीधे बच्चे को जन्म देता है। इसलिए क्या हो जाएगा? तो ये जरायु जगह। अगर आपसे पूछ लेता है अंडपरजक, तो अंडपरजक ये तीनों क्या हो जाएगा? अंडपरजक। शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन से बल उत्तरदायी? अब समझिए, शुष्क मौसम में, ठीक है, कंघी करने पर बालों में ये बिखर जाता है, इनके लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है बेटा? गुरुत्व बल नहीं बेटा, ग्रेविटेशन नहीं होगा ये। अस्थिर विद्युत बल, ठीक है, चुंबकीय बल कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थिर विद्युत बल। निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? अब समझिए, इन कह रहा है निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान, मतलब किसको जलाने में सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होता है, सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होता है? तो हाइड्रोजन जो है बेटा, इनका ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है, लेकिन फिर भी ये एक उत्तम ईंधन नहीं है, एक उत्तम ईंधन नहीं है। क्योंकि इनमें एक बार अगर आग लग जाए तो इसको फिर नियंत्रण कर पाना संभव नहीं है। आज तक इसको नियंत्रण नहीं किया जा सका है। इसलिए हाइड्रोजन का जो ऊष्मीयमान है वो काफी ऊंचा है, लेकिन फिर भी एक अच्छा ईंधन ये नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलपीजी, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। याद रखना, ये एक प्राकृतिक गैस है जो बिल्कुल प्रदूषण मुक्त होता है। आज हम लोग गैस सिलेंडरों में, घर में माताओं को आप लोग खाना बनाते हुए देखे होंगे, तो वहां पे देखा होगा बेटा कि एक गैस सिलेंडर का यूज किया जाता है। इसमें कौन सी गैस भरी रहती है? तो बेटा याद रखना एलपीजी, ठीक है। लेकिन अगर बड़े बड़े जो वाहन होते हैं उनमें सीएनजी का प्रयोग किया जाता है। कौन सा गैस? तो सीएनजी का, कार्पोरेट नेचुरल गैस, ठीक है। चलिए, इनमें कौन सा गुणसूत्र शिशु के नरलिंग का निर्धारण करता है? आप समझिए बेटा, मानव में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी, या फिर 23 नहीं बेटा, 23 जोड़ी, यानी कि टोटल बात की संख्या में तो 46 पाया जाता है। इनमें से 23 होता है पुरुष में, सॉरी 23 जोड़ी यानी कि टोटल 46 पाया जाता है। इनमें से पुरुषों में जो होता है एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है, और महिलाओं में क्या होता है बेटा? एक्स एक्स गुणसूत्र। जब निषेचन की क्रिया होती है, जब निषेचन की क्रिया होती है तो पुरुष का एक्स गुणसूत्र और माता का एक्स गुणसूत्र आपस में मिलता है। तो यहाँ पे जो होगा बेटा वो मादा शिशु का जन्म होता है, यानी कि लड़की का जन्म होता है। लेकिन जब माता का एक्स, ठीक है, माता का एक्स और पिता का वाई गुणसूत्र मिल जाता है, तो इससे जो शिशु का निर्माण होता है वो नर शिशु का होता है, ठीक है, यानी कि लड़का का जन्म होता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का, नर मतलब लड़का का, तो लड़का के लिए कौन हो जाएगा? तो एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। जबकि अगर आपसे लड़की पूछ लिया जाए, मादा का पूछ लिया जाए बेटा, तो क्या हो जाएगा? एक्स एक्स। आपसे पूछ लिया जाए कि जो महिलाएं होती है, ठीक है, उनमें कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, तो एक्स एक्स पाया जाएगा। पुरुषों में एक्स वाई पाया जाएगा, ठीक है। अब समझिए, पूछेगा टोटल गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 46 होता है। कितना होता है? 46, अर्थात 23 जोड़ी। अब समझिए बेटा, 23 जोड़ी होते हैं, यानी 46 में सारे भाग नहीं लेते हैं लिंग निर्धारण में। मात्र एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वो लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं। बाकी 22 का उतना कोई महत्व नहीं, उसी को हम लोग वर्धी गुणसूत्र कहते हैं। और एक जोड़ी को हम लोग लिंगी गुणसूत्र कहते हैं, याद रखना, ठीक है, लिंगी गुणसूत्र कहते हैं। अब समझिए बेटा, ये गुणसूत्र क्या होता है, ठीक है। कहिएगा जिसको हम लोग कहते हैं सर डीएनए, क्या कहते हैं? डीएनए। डीएनए की इनकी जो इकाई होती है बेटा, इनको हम लोग जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ये क्या करता है? तो ये अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करता है। अर्थांतरण मतलब नहीं समझ में आया बेटा, मतलब एक पीढ़ी के जो लक्षण होते हैं दूसरी पीढ़ी में ले जाकर के
प्रकट करवाता है। जैसे मान के किसी बाप का जो देखना कि बाल उड़ा हुआ होता है बेटा, तो उसके बेटे की जो होता है उसको भी बाल उड़ना फिक्स होता है। ठीक है, तो ये क्या है, अनुवांशिक लक्षण। इसके बाद देखना किसी की आंख के जो किसी के जो माता पिता उनके आंख पीला होता है, उनके बेटे भी क्या होता है, तो बेटे या तो बेटियां उनकी भी आंख पीला होने का खतरा होता है। इसके बाद देखना कोई अगर मान के चलिए अगर गोरे हैं तो उनके बेटा भी क्या होते हैं, बेटा जो हो या तो फिर पुत्र हो या तो फिर कह सकते हैं हम लोग पुत्री हो, वो भी गोरे होने की संभावना होती है। कोई अगर नाटा हो तो उसके पुत्र जो होते हैं, उनके जो संतान होते हैं वो भी नाटे होते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, वंशानुगत लक्षण है। ठीक है, चलिए कह रहे हैं, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है। जो मानव नेत्र है बेटा, इसमें जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमारा, वो किस भाग पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है। कहाँ पे बनता है, तो याद रख लेना रेटिना पर बनता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ये दिया है। अब समझिए बेटा, जो कॉर्निया होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा न्यूज में कि कोई व्यक्ति जो होता है वो नेत्रदान का घोषणा कर देता है। यानी नेत्रदान का घोषणा करने का मतलब होता है कि जब वो मर जाता है बेटा, तो इसमें आंख का जो कॉर्निया भाग होता है उसको निकाल करके ले दिया, मतलब ले जाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा भाग लेता है, कॉर्निया। ठीक है, याद रखना। खरीफ फसल किसे कहते हैं, अब समझिए बेटा, आप लोगों ने पढ़ा है कि फसल को। ठीक है, तो फसल किसे कहते हैं, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, ये नहीं पूछेगा फसल किसे कहते हैं। ठीक है, तो फसल जो होता है मौसम के आधार पर तीन भागों में बांटा गया, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। तो ऐसी फसल जिसको वर्षा ऋतु में उगाते हैं उसे हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। और जैसे बेटा धान, मक्का, ठीक है, बजरा, रबी फसल, ऐसी फसल जिसे हम लोग शीत ऋतु में उगाते हैं। किस ऋतु में, शीत ऋतु में उगाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रबी फसल कहते हैं। जैसे गेहूं, चना, मटर। इसके बाद होता है जायद फसल। तो जायद फसल क्या है बेटा, तो ऐसी फसल जिसको हम लोग ग्रीष्म ऋतु में उगाते हैं, जिसको हम लोग जेठुआ के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे अभी मार्च आ रहा है ना बेटा, ठीक है, तो मार्च में आप लोग देखेंगे कि अभी हम लोग जो फसल उगाएंगे सब्जी वगैरह, ये सब जायद फसल के रूप में आ जाएंगे। तो खरीफ फसल कौन हो जाएगा बेटा, तो खरीफ फसल देखिए गेहूं तो नहीं होगा, ये क्या है, रबी फसल, चना भी नहीं होगा। तो यहाँ पे धान जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बेटा, तो ये धान जो है क्या होगा, तो एक खरीफ फसल। कह रहे सौर परिवार में कितने ग्रह है, देखिए सौर परिवार में पहले अगर बात करेंगे बेटा तो 9 ग्रह था। ठीक है, अभी अगर वर्तमान की बात करें तो आप लोग को वर्तमान में याद रखना 8 ग्रह है। कितने हैं, 8 ग्रह है। अब बोलिएगा सर ये ग्रह कहाँ चले गए, तो बेटा कहीं गए नहीं है। एक ग्रह जो था प्लूटो, जिसको हम लोग जानते थे, उनको बोना ग्रह में शामिल कर दिया गया 2006 में। क्यों कर दिया गया बेटा, तो इसलिए कर दिया गया चूंकि ये जो ग्रह की जो थी सारे गुणों को प्रकट नहीं कर रहे थे। ठीक है, इसलिए इसको बोने ग्रह में शामिल कर दिया गया था। यहाँ पे अभी वर्तमान में क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ये 8 ग्रह। इनमें से सबसे जो बड़ा ग्रह है बेटा, ठीक है, वो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है आकार की दृष्टि से। किस ग्रह, कौन सा ग्रह, बृहस्पति। हम लोग कौन सा ग्रह में रहते हैं बेटा, देखिए हम लोग जो है पृथ्वी है। ठीक है, तो पृथ्वी एक भी ग्रह ही है। क्या है बेटा, ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी जो है वो सूर्य से दूरी के अनुसार में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, और आकार से अगर हम लोग बात करें तो 5वां स्थान पर है। इसके बाद देखिए सूर्य में जो है पृथ्वी जो है बच्चों, इसको नीला ग्रह कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तो याद रख लेना बेटा, नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है नीला ग्रह, क्योंकि पृथ्वी के 2/3 भागों पर, 2/3 यानी कि बात करें तो 71% भागों पर जल ही जल है। ठीक है, यानी कि 3/4 भाग पर जो है बेटा इसमें जल ही जल ढका हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, नीला ग्रह कहा जाता है। जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा जाता है तो नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। समझ में आ रही है, ठीक है, समझिए। अब समझिए बच्चों, इनमें से जो है बुध, क्या है, बुध जो है बेटा वो सब सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है। ठीक है, और ये सबसे छोटा ग्रह भी है। इसके बाद आप लोग देखे होंगे बुध और जो शुक्र है, बुध और शुक्र, ठीक है, शुक्र, इनका कोई उपग्रह नहीं है। सबसे अधिक अगर उपग्रह की हम लोग बात करें, चंद्रमा की बात करें, तो सबसे अधिक जो है वो शनि का है। किसका है बेटा, शनि का है। ठीक है, पहले बृहस्पति का था, अभी किसका है, शनि का है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, कौन सा है, तो चंद्रमा है। याद रख लेना, चंद्रमा है। ठीक है, पृथ्वी का जुड़वा बहन किसको कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। याद रख लेना। ठीक, अब समझिए जो क्या है, यहाँ पे देखिए
मंगल ग्रह आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो सारे यहाँ पे डिस्कस करना उतना संभव नहीं बच्चों, लेकिन फिर भी मैं कॉपी कर दिया, ठीक है। चलिए, घर्षण हमेशा क्या होता है, देखिए घर्षण हमेशा हानिकारक होता है ऐसा नहीं कह सकते, कभी कभी क्या होता है लाभकारक भी होते हैं, लाभदायक होते हैं। तो ये ना हानिकारक और ना लाभदायक भी नहीं, तो बेटा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो जो घर्षण है वो कुछ मामले में हमारे लिए हानिकारक होते हैं, तो कुछ मामले में हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। अब बोले सर कैसे, तो देखिएगा कुछ आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि जहाँ घर्षण नहीं होता है वहां पे हम लोग चल नहीं पाएंगे। तो अगर हम लोग जमीन पे चल पा रहे हैं तो फिर कोई कार्य कर पा रहे हैं, अगर मान के अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख रहा हूँ तो ये तो घर्षण के कारण ही लिख पा रहा हूँ। जहाँ घर्षण नहीं होगी वहां पे कार्य नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप लोग केले की छिलके देखे होंगे, वहां पे हम लोग 440 के स्पीड से चलते हैं ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे घर्षण जो है बेटा नहीं हो पाता, ठीक है। यानी हमारा जो पेड़ की है और जो जमीन की सतह है उनके बीच में घर्षण नहीं हो पाता, जिन कारण से हम चल नहीं पाते। आज जितने वाहनें चलती है सड़कों पर, घर्षण के कारण ही चलती है, अगर घर्षण नहीं होगा तो वाहन नहीं चलेगी। पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग किया जाता है, अब समझे पैराशूट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है बेटा, ठीक है। तो पैराशूट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो नायलॉन का किया जाता है, ठीक है। चलिए थोड़ा फटाफट देख लेंगे, वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा। मानव के कानों के लिए सर्वोत्तम प्रयास क्या होता है, तो 20 Hz से बेटा आप लिखिए 20,000 Hz तक, कितने तक, 20,000 Hz तक, ठीक है। अब 20 Hz से जो कम की आवृत्ति वाली ध्वनि होती है उनको हम लोग अवसरेव ध्वनि कहते हैं, अवसरेव ध्वनि कहते हैं, जिसे मानव कान नहीं सुन सकता है। और 20,000 Hz से अधिक की जो ध्वनि होती है उनको हम लोग पराश्रय ध्वनि कहते हैं, ठीक है। इसे चमगादड़ सुन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 20 Hz से 20,000 Hz तक। चलिए, किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों का रिकॉर्ड किया जाता है, अब भूकंप को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बेटा, तो रिएक्टर, पैमाना, कंप्यूटर, भूकंप लेखी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका, तो जो भूकंप लेखी होता है इसमें भूकंप तरंग, ठीक है, भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। विश्व तापन का प्रमुख कारण है, विश्व तापन मतलब क्या होता है, तो पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि होना क्या कहलाता है, विश्व तापन कहलाता है। आखिर ये किसके कारण हो रहा है बेटा, तो ये ओजोन परत के कारण नहीं हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा के कारण होता है, ठीक है। अब समझिए हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है, तो याद रख लेना बेटा 21% है, जो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला दूसरी सबसे बड़ी गैस है। और सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली जो गैस है वो का नाइट्रोजन है, 78% पाया जाता है, ठीक है। ओजोन आप लोग क्या है बेटा, ओजोन जो है ऑक्सीजन का एक रूप है जो ओजोन परत में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं समताप मंडल में भी पाया जाता है, समताप मंडल, ठीक है। ये ओजोन जो होता है क्या करता है, तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी हानिकारक किरण होता है बेटा, इसको पृथ्वी तक नहीं आने देता है। अगर ये पृथ्वी तक आ जाए तो इससे त्वचा कैंसर, हड्डियों का कैंसर जैसे घातक बीमारियां उत्पन्न हो रही है, ठीक है। अभी किसके कारण क्षति हो रही है बेटा, तो याद रखना CFC के कारण। CFC क्या होता है सर, तो कहोगे सर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब कहोगे सर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पन्न कैसे होता है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन देखिए कोई भगवान ने उत्पन्न करता है, हम ही लोग इसको उत्पन्न कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, तो एयर कंडीशनर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह सबसे ये जो है उत्पन्न हो रहा है। अगला, संकटापन प्रजाति क्या है, संकटापन मतलब है बच्चों ऐसी प्रजाति जो लुप्त होने के कगार पर है। तो घोड़ा, गाय, कुत्ता, बाघ। तो देखिए यहाँ पे घोड़ा तो अभी मिल रहा है, गाय भी मिल रहा है, कुत्ता भी तो काफी संख्या में आप लोग गाँव में भुगते हुए नजर दे आता होगा। यहाँ पे बाघ की संख्या कुछ घटा है बच्चों, और ये जो है अब धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पर, बहुत कम ही देखने को मिलता है, खासकर हम लोग को चिड़ियाघर वगैरह में है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, अब समझिए जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो जो जंतु कोशिका होता है बच्चों, इसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो अनुपस्थित पाया जाता है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो याद रख लेना बेटा सेलुलोज की बनी होती है, किसकी, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग किया जाता है, अब जो जल के शुद्धिकरण होता है उसमें क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसका बेटा, क्लोरीन, इसको Cl होता है, ठीक है, क्लोरीन। चलिए, विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम कौन है, अब विश्व की जो सबसे पहला एंटीबायोटिक खोजा गया था, प्रतिजैविक खोजा गया था, कौन सा था, तो पेनिसिलिन था, याद रख लेना बेटा पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। कह रहे पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या, अब समझिए पानी, पानी मतलब क्या बेटा, जल। जल का जो सूत्र होता है
क्या होता है H2O, क्या होता है H2O। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में रहता है, हमेशा बेटा 2:1 में रहता है। किस अनुपात में, 2:1 में। हाइड्रोजन का 2 भाग, ऑक्सीजन का 1 भाग। तो यह ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछे कि इनके द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो किस अनुपात में होता है, तो बेटा याद रखना 1:8, ठीक है। निम्न से किस जीव में द्विखंडन द्वारा जन्म होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ाया कि द्विखंडन, द्विखंडन मतलब 2 भागों में बढ़ जाता है बेटा, तो क्या हो जाएगा अमीबा, क्या हो जाएगा अमीबा। बेटा याद रख लेना अमीबा जो होता है इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ठीक है। ये द्विखंडन विधि द्वारा करता है। अभी जो दिख रहा है ये उत्पाद है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अमीबा। हाइड्रा किसके द्वारा करता है, तो मुकुलन विधि द्वारा करता है, याद रख लेना। द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता है, अब किसी द्रव का जो दबाव है बेटा वो गहराई के बढ़ जाने से क्या होता है, तो क्या होता है, तो बढ़ता है, ठीक है। चलिए, ईंधन के ऊष्मीय मान को किसमें मापा जाता है, अब किसी ईंधन का जो ऊष्मीय मान होता है उसको किसमें मापते हैं हम लोग, केजी में, किलो जूल में, किलो जूल प्रति केजी और किलो प्रति जूल, ठीक है। तो बेटा इसका क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किशोरावस्था की उम्र क्या होता है, आप समझिए किशोरावस्था, शिशुआवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था आप लोग ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो किशोरावस्था की जो एज है बेटा ये 11 से 19 साल माना गया। कितना माना गया, 11 से 19 साल। इसलिए इसको जो होता है टीन एज भी कहा जाता है, टीन एज कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए 14, 15, 16, 18, 19, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टीन एज भी कहा जाता है। इसी को तूफानों का एज भी कहा गया बेटा, तूफानों का एज भी कहा गया। अब बेटा आप लोग के माइंड में घूम रहा होगा कि सर ये तूफानों का एज क्यों कहा गया इसको, क्योंकि इसमें जो होता है कि बच्चों के मन में कई कई सवाल चलने लगते हैं, ठीक है। और तूफानों जैसे आवेग उत्पन्न होने लगते हैं और ये घर के जो होते हैं अपने माँ बाप की बातों से काफी नाराज होते हैं, यानी कि उनको बातों को नहीं मानते, जो खुद अपने फैसला लेते हैं वही उसमें सर्वोत्तम मानते हैं कि नहीं यही जो हम करेंगे वही मेरे लिए सबसे अच्छा है, ठीक है, ठीक है। तो अक्सर जो बच्चे होते हैं इसी अवस्था में जो होते हैं बिगड़ जाते हैं। अगर इस अवस्था को जिसने सही से कंट्रोल कर लिया वो सक्सेस कर जाते हैं, ठीक है। तो किशोरावस्था जो होता है वो काफी तनावपूर्ण अवस्था भी कहा जाता है इसको। सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी क्या होता है, अब सामान्य नेत्र मतलब देखिए हम लोग जब किसी को पढ़ रहे होते हैं बच्चा देखना तो निश्चित दूरी पर रखते तो अच्छा हम लोग को स्पष्ट दिखाई देता है। तो इनके लिए कम से कम जो होता है 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। इससे अगर कम भी कर देंगे ये नहीं सोचिए कि जितना नजदीक लाएंगे उतना स्पष्ट दिखाई देगा, तो ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहे फूलों, फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन क्या कहलाता है, फूलों का, फलों का, सब्जियों का, ठीक है। तो बड़ी पैमाने पर उगाना क्या कहलाता है बेटा, तो आप लोगों ने पढ़ा है क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। किस ग्रह को प्रभात तारा या तो संध्या का तारा कहा जाता है, तो शुक्र जो कहीं देखिए शुक्र कहीं दिया हुआ बेटा, तो शुक्र को क्या कहा जाता है, प्रभात तारा, भोर का तारा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति, ठीक है। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है बच्चा, बाकी जो जितने भी और 7 ग्रह है वहां पे जीवन संभव नहीं है। किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है, अब तरल घर्षण जो है सबसे कम होता है किस पर होता है बेटा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है आयताकार, वर्गाकार, नौकाकार और वृत्ताकार, ठीक है। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है नौकाकार, उसमें जो है तरल घर्षण कम होता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित होता है उसे क्या कहलाते हैं, तो कहेंगे तो जीवाणु द्वारा घटित हो जाते हैं उसको जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। समझ, जिसे आप लोग देखे होंगे घरेलू अपशिष्ट वगैरह, घरेलू जो सब्जियों के छिलके वगैरह होता है वे। अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं बेटा जो कभी भी अपशिष्ट नहीं होते हैं, लेकिन कभी सड़ते गलते नहीं है, ठीक है, अपघटित नहीं होते हैं, उसे हम लोग जैव अवनिम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप लोग कहे तो प्लास्टिक वगैरह, चमड़ा वगैरह, ये सब अपघटित नहीं होते बच्चों। आज अगर प्लास्टिक को आप लोग दफना दीजिए 2 साल बाद निकालिए तो तब भी उसी जैसा होगा, ये कभी सड़ेगा लेगा नहीं। लेकिन आज अगर हम केले के छिलके, सब्जी के छिलके अगर दफना देते हो कहीं गड्ढा में डाल देते हैं तो 10 दिन बाद या तो 15 दिन बाद अगर निकालोगे कुछ यहाँ पे दिखने को नहीं मिलेगा। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, अब जो ध्वनि की प्रबलता होती है बेटा ये किस पर निर्भर करती है, तो ध्वनि की प्रबलता जो होता है वो आयाम पर निर्भर करता है, ठीक है। विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया, अब विपरीत जो आवेश, अब जो धन आवेश और ऋण आवेश आप लोगों ने पढ़ा होगा, धन आवेश
और ऋण आवेश, ठीक है, ऋण आवेश। तो ये विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है बेटा, तो आकर्षण होता है, और समान आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। कह रहे विपरीत आवेशों के बीच में तो क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा, ठीक है। आवेश का SI मात्रा क्या होता है बेटा, तो कूलाम होता है। क्या होता है, याद रख लेना, कूलाम होता है। कूलाम को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो C से सूचित करते हैं। हरित गृह प्रभाव, हरित गृह प्रभाव नहीं समझ आ रहा बेटो, तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव। और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से कौन सी उत्तरदायी गैस है, यानी कि यहाँ देखिए वैश्विक तापन यानी कि विश्व की जो उष्णता बढ़ रही, गर्मी बढ़ रही, उनके लिए कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, दोनों इनमें से कौन, यहाँ पे दोनों हो जाएगा बच्चों, ठीक है। वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों को रिकॉर्ड में रखा जाता है उसको क्या कहते हैं, ब्लू डाटा बुक नहीं बेटा, ग्रीन डाटा बुक नहीं, येलो डाटा बुक नहीं, रेड डाटा बुक कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन का मतलब जो जीवों की मृत शरीर से निर्मित हुए। सौर ऊर्जा नहीं बेटा, परमाणु ऊर्जा ये भी नहीं होगा, जल ऊर्जा भी नहीं होगा, मतलब कोयला जो है इसका। तो पिछले जो वीडियो है बच्चों उसको हमने कई अच्छे तरीके से इसको समझाया कि कोयला का निर्माण कैसे हुआ। तो अगर अभी आप लोग नहीं देखे तो जाके पहले इसको देख लीजिए, ठीक है। कोयला क्या है, कोयला कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। कोयला का निर्माण कैसे किया जा सकता है, क्यों दोबारा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कोयला क्या बेटा, तो याद रखना एक अनवीकरणीय संसाधन, इसका पुनः निर्माण संभव नहीं है। इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो पृथ्वी में कई प्राकृतिक घटनाएं एक साथ घटी थी, जिसके कारण क्या हुआ, सभी पेड़ पौधे पृथ्वी के अंदर दब गए थे, ठीक है। इसके अपघटन होने के पश्चात क्या हुआ कि कोयला का निर्माण हुआ। कोशिका में, कोशिका द्रव के बीच खाली जो संरचना होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं बेटा, तो इसको हम लोग रिक्तिका कहते हैं। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर वायु के साथ अभिक्रिया करती है, कौन सी अधातु, अधातु की बात हो रही है बेटा, ठीक है। तो दिमाग नहीं लगाना यहाँ पे धातु में, तो श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस और पारा, तो ये तो यहाँ पे दिख रहा है दोनों क्या है, धातु है बेटा। तो कह रहा है कौन सी अधातु कमरे के ताप पर वायु के साथ अभिक्रिया करती है, ठीक है। किसके साथ में, तो वायु के साथ में अभिक्रिया करती है। तो बेटा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो श्वेत फास्फोरस। इसलिए इसको कहाँ पे रखा जाता है, तो इसको जल में डुबा कर रखा जाता है। किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी, किण्वन जो प्रक्रिया हो बेटा, इसको जो खोज है वो लुई पाइसर ने किया, ठीक है, याद रखना। चलिए, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह संकेत करता है, क्या करता है, यानी देखिए जब किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो विलयन के जो रंग होते हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है। तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम क्या था, आप समझिए यहाँ पे। विश्व में सर्वप्रथम भेड़ का एक क्लोन विकसित किया गया था बेटा, तो उनका नाम क्या था, तो उनका नाम रखा गया था डॉली। अब राजा बाबूला डॉली नहीं है बेटा, ध्यान नहीं रख, ठीक है, दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। ये डॉली राजा बाबूला नहीं है, कौन है, डॉली। तरल क्या है, तो तरल है एक ठोस एवं द्रव दोनों, द्रव एवं गैस, ठोस एवं गैस, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 42 क्या हो जाएगा बच्चों, और द्रव एवं गैस। विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन है, यानी किसको आप लोग देखे होंगे जब विद्युत में आग लग जाता है बेटा, इसको बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र को बुलाया जाता है। और ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लगाते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो ऑक्सीजन से भारी होता है, जिस कारण से क्या होता है, इसको एक कंबल की भांति इसको लपेट लेता है और ऑक्सीजन से संपर्क को तोड़ देता है। फलतः क्या होता है कि आग बुझ जाती है। लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ एक भाग होता है, देखिएगा यहाँ कंठ जैसा लगा होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो एडम सैंपल, कंठमणि, लॉरिंक्स, थायराइड, इनमें से कोई नहीं, तो क्या कहते हैं इसको, तो इसको एडम सैंपल या कंठमणि कहते हैं। श्वेत प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं बेटा, तो 7 रंग होता है, आप लोगों ने पढ़ा है पिछले वीडियो में, ठीक है। चलिए, कौन कौन से रंग होता है, तो याद रखना बेनी या पिनाला, बेनी या पिनाला, इसमें 7 रंग आ जाएंगे। एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को क्या कहते हैं, तो फसल कहते हैं। खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किससे मापा जाता है बेटा, ठीक है। तो जो खगोलीय पिंड होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उनको किससे मापा जाता है, ठीक है, तो प्रकाश वर्ष में मापते हैं। दूरी की सबसे जो बड़ी होती है वो प्रकाश वर्ष होती है, ठीक है। घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रोकड़े सतहों पर, आप समझिए जो चिकने सतह होगा, ठीक है,
वहां की अपेक्षा जो उबड़ा खबड़ा होगा, गड्ढा वगैरह होगा, वहां पर क्या होगा, घर्षण अधिक होगा कि कम होगा, तो यहाँ पे अधिक होगा। ठीक है। निम्न से कौन प्राकृतिक बहुलक है, तो निम्न से कौन प्राकृतिक बहुलक है बेटा, तो सेल्यूलोस। 50। कह जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है, मतलब अच्छा नहीं लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको शोर कहते हैं। कहते हैं ना, आप लोग कितने शोर मचाए हो, मतलब इसको सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। जो सुनने में अच्छा लगता है, जैसे कोई बांसुरी बजाते, कोई बोलता है कि आप हल्ला कर रहे हो, बोलता नहीं, कितनी अच्छी लग रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं संगीत, और ये हो जाएगा शोर। तो आज हम लोग 50 प्रश्न देखे बच्चों, और 50 के अंतर्गत हम लोग लगभग लगभग 100-150 के लगभग प्रश्न को देखे होंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप लोग एग्जाम तक 4-5 वीडियो देख लेंगे तो निश्चित है आप लोग इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है, और अच्छे मार्क्स आप लोग लेकर के आओगे। ठीक है। तो यह वीडियो उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो बच्चों अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है। और अगर हमारे चैनल में आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए।